नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। भले ही लेह एक साइड पे है, भले ही लेह में कर्फ्यू है, सोशल मीडिया बैन है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, लोग घरे में दुबके हुए हैं, शांति प्रिय प्रदेश है। और जो नेता थे वहां, वांगचुक, सोनम वांगचुक, उनको राष्ट्रद्रोह, नासा जैसे मतलब राष्ट्रद्रोह का आरोपी करके लेह से राजस्थान शिफ्ट किया है। उनको पाकिस्तान का साथ उनके संबंध भी डीजीपी खुल के बता रहे हैं। जब ये घमासान चल रहा है तो लोगों को लगा कि लेह शांत हो गया। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़ी दबी जुबान में कि क्या लेह भारत का हिस्सा नहीं, क्या लेह के तकलीफ के लिए बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में एक आवाज फिर उठी जो लेह के लोगों के साथ खड़ी हो गई और उसने हिट किया केंद्र सरकार के मंसूबे को, जो लेह की शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन को दमन से दबाना चाहते थे या ताकत से दमन करना चाहते थे। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का लद्दाख में हुई हिंसा को लेकर एक नया बयान सामने आया। इस बयान में नेता प्रतिपक्ष ने कुछ ऐसा कहा, उससे एक बार फिर घमासान मचना तय है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी का लद्दाख में हुई हिंसा को लेकर एक नया बयान सामने आया। उन्होंने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और लेह प्रदर्शन में मारे गए 4 लोगों का जिक्र करते हुए कुछ कहा, उससे एक बार फिर घमासान मच गया है। आपको बता दें, पहले भी लद्दाख हिंसा के लिए राहुल गांधी के एक पोस्ट को जिम्मेदार बताया जा चुका है। जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह का परिवार की अपर्णा यादव है, जो भाजपा के साथ शिफ्ट हुई है, उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अब अपर्णा जी लेह के बारे में कितना जानती है और राहुल गांधी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने बच्चे को भड़काया है। कम से कम अपर्णा ने यह तो बात मानी कि राहुल इतनी तो ताकत रखते हैं कि एक ट्वीट क्या करते हैं तो प्रदेश में लोग भड़कते हैं, मतलब लोग सुनते हैं उनको। इसके लिए कांग्रेस को अपर्णा यादव का धन्यवाद देना चाहिए। अब राहुल गांधी ने एक्स पर एक नई पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, ध्यान से सुनिएगा, क्या ये गलत है, या आप अपने आप को पूछिएगा। लद्दाख के अद्भुत लोग, संस्कृति, परंपराएं भाजपा और आरएसएस के हमले के शिकार हैं। आवाज उठाई, भाजपा ने जवाब में 4 युवकों की हत्या की और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। रायबरेली के सांसद ने पोस्ट में आगे लिखा, हत्या बंद करो, हिंसा बंद करो, धमकी बंद करो, लद्दाख को आवाज दो, उन्हें आवाज दो, उन्हें छठी अनुसूची दो। जब राहुल गांधी के इस बयान को एक बार फिर से उस्काने वाला वक्तव्य करार किया जा रहा है, इसके साथ ही लेकर एक नया घमासान छिड़ गया। लद्दाख में लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक्टिविस्ट और वैज्ञानिक के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन ने 24 सितंबर को लेह में हिंसक रूप ले लिया, जिसमें लोगों ने बीजेपी कार्यालय पर पथराव किया, आरपीएफ के एक वाहन को के हवाले कर दिया और इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फिर गोलीबार। डीजीपी कहते हैं कि यदि गोलियां नहीं चलाते तो पूरा लेह जल जाता, लेकिन गोलियां चलाने का शायद उन्हें या तो शिक्षण नहीं दिया होगा। अक्सर ऐसे आंदोलन में गोलियां कमर के नीचे या टांगों पे चलती है। लेह लद्दाख में जो गोलियां चली वो सीने पे और मस्तिष्क पे चली। दरअसल राहुल गांधी ने 18 सितंबर को एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था, देश का युवा, देश के छात्र, देश का जनरेशन जेड यानी जेनजी संविधान की रक्षा करेगी, लोकतंत्र की रक्षा करेगी और वोट चोरी को रोकेगी। वो हमेशा उनके साथ खड़ा हूं, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं, जय हिंद। इस पोस्ट के जरिए राहुल गांधी ने जनरेशन जेड यानी युवाओं को देश का भविष्य बताया। उन्होंने इसके साथ एक तस्वीर शेयर की जिसमें वोट चोरी का जिक्र था। अब उसी के बाद ही लगातार घमासान, और अभी तो मतलब समझ में नहीं आता इस सरकार को, जनरेशन जेड बोलने के बाद एकाएक आप देशद्रोही हो जाते हैं। आपको
भड़काने का। जेन जी ये वर्ल्ड, पूरे विश्व में एक्सेप्टेड फार्मूला है या ये टर्मिनोलॉजी है। ये टर्मिनोलॉजी कोई अलग टर्मिनोलॉजी नहीं है। कई जनरेशन के, मैं थोड़ा डेविएट होता हूं, मैं कुछ कुपढ़ों को बताना चाहता हूं कि ये जो अलग अलग जनरेशन को अलग अलग जगह पे जो नाम दिए हैं, उसके कई कारण हैं। सबसे पहले जो जनरेशन आए थे उसको कहते हैं लॉस्ट जनरेशन। जो पहले टर्मिनोलॉजी है, 1883 से 1900 तक जन्मे हुए, जिन्होंने पहले विश्व युद्ध के पीड़ित है, उन्हें लॉस्ट जनरेशन कहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल खोए हुए लग रहे थे। उसके बाद ग्रेटेस्ट जनरेशन 1901 से 1927 तक, ये दूसरी वर्ल्ड वॉर के दौरान जिन्होंने पूरी ताकत के साथ बहुत सारी हिंसा देखी। फिर उसके बाद आया साइलेंट जनरेशन 1928 से लेके 1945 तक। आर्थिक मंदी, क्योंकि चुनाव, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आर्थिक मंदी आई, वो लोग उस आर्थिक मंदी के चलते अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे थे और राजनीति में कम उनकी दिलचस्पी दिखाई दे रही थी, इसलिए उनको साइलेंट जनरेशन कहते हैं। उसके बाद आया बेबी बूमर जनरेशन 1946 से 1964। जन्म दर तेजी से बढ़ा, औद्योगिकरण तेजी से बढ़ा, विश्व में लगातार राजनीति में बदलाव आते गए। उसके बाद आया एक्स जनरेशन 1965 से 1980 तक, जिसमें स्वतंत्रता और लोग ज्यादा प्रैक्टिकल और तकनीक के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाले थे। उसके बाद आया मिलेनियम जनरेशन 1981 से 1996। उसमें इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया ये हावी रहा। उसके बाद आया जनरेशन जेड, जिसको जन जी कहते हैं, 1997 से लेके 2012 तक। ये डिजिटल क्रांति के लोग हैं। इन्होंने जन्म होते से ही डिजिटाइजेशन देखा। उसके बाद अगला जनरेशन जो है वो जनरेशन अल्फा माना गया 2013 से 2025 तक। वो ये जनरेशन डिजिटल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अपना रहा है। और उसके बाद जो आएगा वो है जनरेशन बीटा 2025 से लेके 2039 तक। वो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावेयर, ये तमाम चीजें जो आज हमको अद्भुत मतलब अकल्पनीय लगती है, उनके भरोसे रहेंगे। तो जनरेशन जेड ये कोई गाली नहीं है। जन जी ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जो डिजिटल की दुनिया में है, उन्हें अपने भविष्य की पड़ी है। वो हिंदू मुसलमान के बजाय वो ग्लोबल विलेज को देखते हैं। ऐसे लोगों को जब वो देखते हैं कि यहाँ पे जेन जेड के लोग जब देखते हैं कि यहाँ कावड़ पे फूलों की वर्षा हो रही है और इंटरनेट का स्पीड नहीं आता, तो वो फूलों की वर्षा होने से नाराज होकर इंटरनेट के स्पीड के लिए लड़ते हैं। अब इनके लिए यदि आप कहो कि कोई भड़का रहा है, इनको भड़काने की जरूरत नहीं है। ये आपसे और हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और ज्यादा लंबी सोचते हैं। इसलिए राहुल गांधी पे आरोप लगाना मतलब एक मूर्खता है, बहुत ही बड़ी मूर्खता। आप वास्तविकता से भाग रहे हैं, इसलिए वास्तविकता दिखाने वाले आपको गुनहगार लगते हैं। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक को बार बार डीजीपी का ये आया क्योंकि पाकिस्तान के साथ संबंध, और पूरे देश में अब एक ये जो 1.5 रुपए वाले लोग हैं जो सोशल मीडिया ट्रोल करते हैं, जो आईटी सेल चलाता है भाजपा का, वो लगातार इस बात पे लगे हुए हैं कि ये कितना आदमी गद्दार था। बताइए, ये चाइना के साथ घुमा हुआ था, ये पाकिस्तान के साथ भी लगा हुआ था। सोनम वांगचुक की पाकिस्तान यात्रा अभी घेरे में है। इसको लेकर सोनम वांगचुक की पत्नी का जवाब आया। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि एंगमो ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम में गए थे। मेरे पति ने वहां भी मंच से मोदी जी की तारीफ की थी। साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक द्वारा अपने संगठन के जरिए पैसे कमाने की बात को भी सिरे से खारिज कर दिया। गीतांजलि ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के लिए सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक लंबे समय से गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन 24 सितंबर को सीआरपीएफ के एक्शन के चलते हालात बिगड़ गए। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेट लर्निंग की सह संस्थापक अंगोमा ने फोन पर
पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा, ये पीटीआई ने कोट किया है कि वांगचुक को हिरासत में ले जाने के बाद वो अपने पति से बात भी नहीं कर पा रही है। उन्होंने जलवायु कार्यकर्ता और उनके संस्थान पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। अंगमो ने दावा किया है कि हिरासत में लिए जाने की आदेश की प्रति तक उन्हें सौंपी नहीं गई। अंगमो ने यह भी कहा कि उन्होंने शुक्रवार को आदेश की प्रति भेजने का वादा किया था। हम कानून का रास्ता अपनाएंगे। पाकिस्तान यात्रा पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की उनकी हालिया यात्रा पूरी तरह से पेशेवर व जलवायु केंद्रित थी। अपने पति के पाकिस्तान के संबंधों के आरोप की निंदा करते हुए उन्होंने कहा, वांगचुक की सभी विदेश यात्राएं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय संस्थानों के निमंत्रण पर हुई थी। उन्होंने बताया कि हमने संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया था और यह जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित था। हिमालय की चोटी पर स्थित ग्लेशियर यह नहीं देखेगा कि मैं पाकिस्तान में बह रहा हूं कि भारत में। उन्होंने कहा कि फरवरी में आयोजित बंद पाकिस्तान सम्मेलन का आयोजन ब्रीद पैच उन्होंने कहा कि फरवरी में आयोजित ब्रीद पाकिस्तान सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान और डॉन मीडिया ने किया था और इसमें बहुराष्ट्रीय सहयोग शामिल था। गीतांजलि ने कहा कि इस दौरान भी मंच से उनके पति ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। गौरतलब है कि लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जमवाल ने कहा कि वांगचुक के पाकिस्तान से कथित संबंध होने की जांच की जा रही है। पिछले महीने एक पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी की गई थी जिसने वांगचुक के विरोध प्रदर्शन का वीडियो सीमा पार भेजे थे। पुलिस प्रमुख ने वांगचुक की कुछ संदिग्ध विदेश यात्राओं का हवाला दिया, जिनमें द डॉन के कार्यक्रम में शामिल होने का उनका पाकिस्तान जाना भी शामिल है। गीतांजलि ने कहा, आईसीआईएमडीओ जैसे संगठन है जो सभी 8 हिंदुकुश देशों को एक साथ लाते हैं। वो विभिन्न मुद्दों पर काम करते हैं। हम आईसीआईएमडीओ के हिमालय यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र एक नेपाल आधारित संगठन है जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी, जिसमें हिंदुकुश हिमालय के क्षेत्र के 8 क्षेत्रीय सदस्य देश है, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान शामिल है। सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि मेरा सवाल यह है कि सीआरपीएफ को गोली चलाने का अधिकार किसने दिया? आपने अपने ही लोग, अपने ही युवाओं पर गोलियां क्यों चलाई? वांगचुक द्वारा भड़काऊ भाषण दिए जाने के आरोप पर अंगमो ने दावा किया कि उनके लद्दाखी शब्द संदर्भ से बाहर निकालकर गलत अर्थ निकाला गया। अंगमो ने कहा कि उन्होंने बस इतना कहा था कि जब बदलाव होना है तो इसकी शुरुआत एक व्यक्ति से हो सकती है या एक व्यक्ति के मौत से, और वह व्यक्ति मैं भी हो सकता हूं। मैं इसके लिए खुशी से अपनी जान देने को तैयार हूं। वो उन्होंने अपने अनशन के संदर्भ में कहा था। अपने संस्थान से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के बारे में अंगमो ने कहा कि एचएलआई को मिले विदेशी धन, यूसीजी पंजीकरण, आईसीएमओएल के एफसीआर रद्द किए जाने और भूमि आवंटन के बारे में विस्तृत बचाव प्रस्तुत किए। अंगमा ने इस बात से इनकार किया कि एचआईएल ने विदेशी अंशदान अधिनियम की मंजूरी के बिना विदेश से दान लिया। उन्होंने दावा किया कि इस धनराशि का भुगतान उनके तकनीकों के लिए किया गया। उन्होंने कहा, हमारी सेवा समझौते हैं जिसके अनुसार एक परामर्श कार्य जो हम एचआईएल को दे रहे थे जिसके लिए उन्हें भुगतान करेंगे। उन्होंने कहा कि एचआईएल ने अपने 400 छात्रों से कोई शुल्क नहीं लेता, बर्फ के स्तूपों और पैसिव सौर भवनों जैसे नवाचारों के माध्यम से खर्च के लिए रकम जुटाता है। उन्होंने कहा कि वे अपनी तकनीक का पेटेंट नहीं करवाते ताकि सार्वजनिक उपयोग के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहें। अंगमो ने कहा कि एचएलआई ने 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और 15 लाख की राशि का भुगतान भी किया था। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद अगर पंजीकरण नहीं हुआ तो इसका कारण यह तो वो टाल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एचआईएल की जमीन का पट्टा इसलिए रुका हुआ है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के पास ऐसे संस्थाओं की कोई श्रेणी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जब एचआईएल पर सवाल उठते हैं, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय जो 2021 में शुरू हुआ था के पास अभी भी कोई इमारत नहीं है। बता दें कि हिंसा की घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कथित वित्तीय विसंगतियों का हवाला देते हुए वांगचुक द्वारा स्थापित स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख को दिया गया एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
पुलिस ने जलवायु कार्यकर्ता वांगचुक को शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत हिरासत में ले लिया है। यह कदम पिछले बुधवार को लेह लद्दाख में संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने के मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद किया गया। क्या और चाहिए? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और पाकिस्तान कई सालों तक पत्रकारों का आदान प्रदान करते थे और थोक में पत्रकार पाकिस्तान जाते थे, वहां के पत्रकार भारत आते थे। क्या किसी बड़े अखबार ने कोई यदि आयोजन किया अंतरराष्ट्रीय, जिसके यूनाइटेड नेशंस ने जिसको साथ में आयोजनकार सह आयोजक है, उसमें यदि भारत के किसी विद्वान को बुलाया तो क्या कहा जाएगा? अटल जी भी बस लेके लाहौर गए थे, उनके साथ देवानंद से लेके कई लोग थे। क्या उन लोगों पे भी इंक्वायरी होगी? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बुलावे भी पाकिस्तान उतर गए थे, क्या उनकी भी इंक्वायरी होगी? जो डॉन के कार्यक्रम में भारत की प्रशंसा करता हो, मोदी जी की प्रशंसा करता हो, उसे इसलिए दोषी ठहराया जा रहा है क्योंकि उन्होंने लेह के लोगों के वेदनाओं को शब्द दिए। एक बार फिर गांधी की हत्या का प्रयास हो रहा है। डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।